नमस्कार दोस्तों। सोवियत यूनियन के पास एक से एक ताकतवर फाइटर जेट्स थे, मिसाइल्स थी, यहां तक कि न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स भी मौजूद थी। लेकिन उन्हें कहां रखा गया था, उनकी लोकेशन के सीक्रेट को किस तरह से अमेरिकी स्पाई जेट्स ने जान लिया था, कैसे थे ये U-2 और SR-71 एयरक्राफ्ट जिनको 1000 मिसाइल्स लॉन्च करके भी सोवियत यूनियन नहीं रोक पाया था। इन्हीं अमेरिकन स्पाई प्लेन्स की रोचक कहानी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका को सोवियत यूनियन की फायर पावर ने काफी हद तक परेशान कर रखा था। अमेरिका चाहता था कि सोवियत यूनियन की सभी मिसाइल्स की लोकेशंस को जान सके, उनके फाइटर जेट्स बॉम्बर्स की संख्या को पता कर सके। तो इसी को लेकर शुरू हुआ जासूसी एयरक्राफ्ट का जमाना। 1950 के दशक में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था, तो उस समय अमेरिका ने सोवियत यूनियन की सबमरीन्स के बेसिस, न्यूक्लियर मिसाइल्स के ठिकानों, बॉम्बर एयरक्राफ्ट को पता लगाने के लिए U-2 एयरक्राफ्ट बनाया, जिसकी स्पीड मात्र 800 किलोमीटर पर आवर थी। यानी इतना धीरे उड़ने वाला एयरक्राफ्ट जिसे आसानी से कोई भी गिरा सकता था। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की यह खास बात थी कि यह 70,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाकर अमेरिका के लिए खुफिया निगरानी कर सकता था, दुश्मन के ठिकानों की फोटोग्राफ्स ले सकता था। लेकिन सोवियत यूनियन के इलाके में कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ जाए और उसे वो जाने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सोवियत यूनियन ने MiG-17 को उड़ाया। MiG-17 अपनी पूरी ताकत लगाकर 54,000 फीट तक पहुंच सके, लेकिन ज्यादा कोशिश करने पर कई MiG-17 के इंजन पूरी तरह से खराब हो गए और MiG-17 नीचे गिर गए। ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स को भी लॉन्च किया गया ताकि इस U-2 एयरक्राफ्ट को गिरा सके, लेकिन इन मिसाइल्स की रेंज भी इतनी नहीं थी कि ये 70,000 फीट पर उड़ रहे U-2 को निशाना बना सके। वैसे तो अमेरिकी U-2 स्पाई जेट बिल्कुल हेल्पलेस था, यानी कि बिल्कुल बेसहारा था। ना यह तेज उड़ सकता था, ना कोई बचाव करने लायक एयर टू एयर मिसाइल्स ही इसमें लगाई गई थी। इसके विंग्स काफी ज्यादा बड़े थे, लेकिन मजबूत नहीं थे। अगर U-2 अपने बचाव में तेज टर्न्स लेता तो इसके विंग्स टूट भी सकते थे। बेहद ऊंचाई तक उड़ने की काबिलियत ने U-2 को एक ऐसा एयरक्राफ्ट बना दिया था कि जिसके दम पर इसे सीधा मॉस्को शहर के ऊपर से उड़ाया गया। सोवियत यूनियन ने काफी सारे इंटरसेप्टर फाइटर जेट्स को इस अमेरिकन जासूसी जेट को गिराने के लिए भेजा, लेकिन ये इंटरसेप्टर U-2 की ज्यादा ऊंचाई की काबिलियत को चैलेंज नहीं कर सके। सिंगल इंजन वाले U-2 एयरक्राफ्ट के विंग्स काफी बड़े हैं, उनका आकार बहुत यूनिक है, लेकिन जब इसे लैंड कराया जाता है तो यह पूरी तरह से अनस्टेबल होता है और इसीलिए एक तेज रफ्तार कार इसके ठीक पीछे चलती है और जैसे ही इसकी गति कम होती है, तुरंत इसके पंखों को एक तरफ से कुछ सैनिक उठा लेते हैं ताकि इनके नीचे अलग से एक खास पहिए को जोड़ा जा सके। 43,000 फीट के ऊपर ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए U-2 के पायलट को साधारण पायलट्स की जगह एस्ट्रोनॉट वाले प्रेशराइज्ड सूट को पहनना पड़ता है। सोवियत यूनियन को पता था कि जब तक इस U-2 जेट का कोई इलाज नहीं किया गया, तब तक अमेरिका ऐसे ही सोवियत यूनियन के सभी सीक्रेट्स को उजागर करता रहेगा। सोवियत यूनियन ने अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की रेंज को बढ़ाया और आखिरकार 1960 में एक जासूसी U-2 जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस U-2 जेट के दम पर अमेरिका सोवियत यूनियन के काफी सारे मिलिट्री बेसिस के एक्यूरेट डिजाइन, उनके हथियार रखने की जगह आदि को जान चुका था। उनके पास सबके हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स आ चुके थे। अमेरिका को जासूसी एयरक्राफ्ट की काबिलियत पर हद से ज्यादा भरोसा होने लग गया था। उन्हें यह भी पता था कि अब उनके जासूसी एयरक्राफ्ट तक रशियन मिसाइल्स पहुंच जाती हैं। तो अमेरिका ने इसका समाधान निकालने के लिए ऐसा जासूसी जेट बनाया जो बहुत अधिक ऊंचाई पर तो उड़ता ही था, बल्कि इसकी स्पीड भी रशियन मिसाइल से ज्यादा थी। यानी रडार इसे ट्रैक करके मिसाइल लॉन्च भी कर दे तो भी यह सुरक्षित रहेगा, U-2 एयरक्राफ्ट की तरह गिरेगा नहीं। 1960 में U-2 गिराए जाने के महज 4 वर्ष के अंदर 1964 में SR-71 ने उड़ान भरी। पहली बार में ही SR-71 ने मैक 3.4 यानी लगभग 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी हासिल कर लिया। SR-71 की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि काफी समय तक तो सोवियत यूनियन के रडार ऑपरेटर्स ने इसे एक एयरक्राफ्ट माना तक नहीं। उनका मानना था कि इतनी स्पीड पर कोई एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं सकता और अगर उड़ा तो एयर फ्रिक्शन से खुद ही तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
SR-71 तो U-2 स्पाई जेट की 70,000 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर यानी कि 85,000 फीट तक उड़ सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें कुछ स्टेल्थ एलिमेंट भी जोड़े गए थे जिससे SR-71 को ट्रैक करना और मुश्किल हो गया था। 1968 में SR-71 पर सरफेस टू एयर मिसाइल्स लॉन्च की गई। SR-71 के पायलट्स ने अपने कॉकपिट में मिसाइल लॉन्च की वार्निंग वाले इंडिकेटर को देखते ही इसकी स्पीड मैक 3 से भी ज्यादा कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि SR-71 तक मिसाइल्स पहुंच ही नहीं पाई। सोवियत यूनियन के एयर डिफेंस सिस्टम्स का मजाक बनाने के लिए यही SR-71 दोबारा उसी एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर से उड़ा। फिर से मिसाइल्स लॉन्च की गई, फिर से मिसाइल्स हार गईं। SR-71 में बेहतरीन जैमर्स व काउंटरमेजर सिस्टम भी लगाए गए थे। कुल मिला के 32 SR-71 बनाए गए, जिसमें से 12 एक्सीडेंट में बेकार हो गए, लेकिन इनमें से किसी को भी दुश्मन देश की मिसाइल्स अपना निशाना नहीं बना सकी। इतनी स्पीड पर उड़ते हुए हीट की वजह से इसके फ्यूसेलाज के पैनल्स कई इंच तक एक्सपेंड होते थे। इसी कारण इन्हें ज्यादा टाइटली पैक नहीं किया जाता था। इसी कारण जमीन पर खड़े SR-71 जेट में से इसका खास फ्यूल रिश्ता रहता था। जब यह ज्यादा स्पीड हासिल कर लेता था तो यही फ्यूसेलाज पैनल हीट अप होकर सील पैक हो जाते थे। SR-71 सिर्फ महंगा एयरक्राफ्ट ही नहीं था, इसको उड़ाने का खर्चा भी बेहद ज्यादा था। मात्र 1 घंटे की फ्लाइट के लिए $85,000 का खर्चा आता था। अपनी पूरी सर्विस लाइफ के दौरान SR-71 के ऊपर 1000 से ज्यादा मिसाइल से अटैक किया गया, लेकिन फिर भी कोई भी मिसाइल इसको निशाना नहीं बना सकी। SR-71 के पायलट्स को भी प्रेशराइज्ड एस्ट्रोनॉट वाले सूट्स को पहनना पड़ता है। इतनी ज्यादा हीट और एयर प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए बेहद ताकतवर मेटल चाहिए था, यानी इसके लिए एक ही सोल्यूशन था कि इसे टाइटेनियम से बनाया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि टाइटेनियम अमेरिका या उसके मित्र देशों के पास मौजूद नहीं था। तो इसे कहां से लिया गया? इसे लिया गया उसी सोवियत यूनियन से जिसके खिलाफ इसे बनाया जा रहा था। इसके लिए कुछ एशिया व अफ्रीका के देशों में नकली कंपनियां बनाई गई, जिन्होंने सोवियत यूनियन से टाइटेनियम को खरीदा और चुपचाप उसे अमेरिका तक पहुंचा दिया गया ताकि SR-71 का निर्माण हो सके। SR-71 के स्ट्रक्चर का 92% हिस्सा टाइटेनियम से बनाया गया है। सोवियत यूनियन को भी अब यह समझ आ गया था कि सिर्फ मिसाइल से SR-71 को नहीं गिराया जा सकेगा, तो उन्हें भी बहुत तेज उड़ने वाले फाइटर जेट को बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने MiG-25 बनाया। MiG-25 की स्पीड मैक 3 तक थी, लेकिन यह SR-71 से थोड़ी सी कम रह गई। इसकी रेंज भी मात्र 1500 किलोमीटर तक थी, यानी कि MiG-25 भी अपनी एयर टू एयर मिसाइल्स को लॉन्च करके भी SR-71 का सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन सोवियत यूनियन ने हार नहीं मानी और MiG-25 को अपग्रेड करके MiG-31 बनाया, जो स्पीड और ऊंचाई के मामले में SR-71 को सही मायने में टक्कर दे पाया और कई बार SR-71 को जबरदस्ती नीचे बेस पर उतरने को मजबूर किया गया। सोवियत यूनियन को SR-71 के कुछ रूट्स की पहले से जानकारी मिल गई थी, जिससे इन्हें सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया जा सका। रशियन इंटरसेप्टर फाइटर जेट व सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बढ़ती काबिलियत SR-71 के लिए खतरा बन चुकी थी और इसी कारण सोवियत यूनियन के ऊपर से SR-71 की जासूसी फ्लाइट को बंद कर दिया गया। 1998 तक आते आते सभी SR-71 जेट्स को रिटायर कर दिया गया। सोवियत यूनियन से पॉलिटिकल रिश्ते खराब ना हो और जो काम अब बेहद पावरफुल सेंसर वाले सैटेलाइट से हो सकता है, उसके लिए SR-71 जैसे बेहद महंगे स्पाई जेट्स की जरूरत नहीं बची थी, जिनकी मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा महंगी थी। इसी कारण SR-71 को रिटायर कर दिया गया। हालांकि 60 वर्ष पुराने U-2 स्पाई जेट्स अभी भी ऑपरेशनल हैं। U-2 स्पाई जेट्स में अपग्रेडेड डेटा लिंक लगाया गया है, जिससे यह रियल टाइम में सारी इमेजरी और इंफॉर्मेशन को उसी टाइम कंट्रोल सेंटर को भेज सकता है, जबकि SR-71 में यही इमेजेस और डेटा इसके लैंड होने के बाद ही अवेलेबल होते थे। दोस्तों, अगर अभी के अपडेट की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी SR-71 के अपग्रेडेड वेरिएंट यानी कि SR-72 को बना रही है, जो स्पीड और ऊंचाई तक जाने की काबिलियत में SR-71 से भी आगे रहेगा और इसकी स्पीड मैक 6 तक हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 2025 में इसे उड़ते हुए सारी दुनिया देख सकेगी। दोस्तों, अमेरिकी स्पाई प्लेन से संबंधित यह वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।